आपके चैनल अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी को कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतकी इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम रासायनिक बलगतकी की बात करें तो इसके अंतर्गत किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है हम उसके बारे में बात करते हैं कि कौन सी अभिक्रिया किस दर से हो रही है, कैसे हो रही है, इसके बारे में। वैसे तो पहले हम जान लें कि हमारी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आणविक अभिक्रिया और दूसरी होती है आयनिक अभिक्रिया। एक हमारी आणविक अभिक्रिया होती है, आणविक अभिक्रिया, और दूसरी हमारी होती है आयनिक अभिक्रिया। अगर हम आणविक अभिक्रिया की बात करें तो आणविक अभिक्रिया जो होती है ये बहुत मंद गति से होती है। इसको होने में घंटों समय लग सकते हैं, महीनों समय लग सकते हैं, वर्षों भी लग सकते हैं। लेकिन जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये बहुत फास्ट होती हैं। विद इन सेकेंड अगर देखा जाए तो ये आयनिक अभिक्रियाएं अप्रॉक्सीमेट पूर्ण हो जाती हैं। पलक झपकते ही आयनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं। अब हम इसके अंतर्गत हेडिंग लेते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर में भी हम जानने से पहले जान लेते हैं कि सपोज अगर हम ये करते हैं, हमने लिया A और प्लस B गिव्स आउट, अगर इसे हम C प्लस D बोलते हैं तो एरो के जो इस साइड होता है इसे हम बोलते हैं अभिकारक। यह हमारा होता है अभिकारक। और जो एरो के इस साइड होता है इसे हम बोलते हैं उत्पाद। एरो के इस साइड अभिकारक, एरो के इस साइड उत्पाद। और अगर हम दोनों को सामूहिक रूप से बोलें तो इसे हम बोल सकते हैं अभिकर्मक। अभिकर्मक बोलते हैं, मीन्स अभिकर्मक में अभिकारक और उत्पाद दोनों आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में क्लास में अगर कहा जाए केवल लड़के तो इट मीन्स केवल बॉयज की बात की जा रही है, केवल लड़कियां तो इट मीन्स केवल गर्ल्स की बात की जा रही है। लेकिन अगर कह दिया जाए बच्चे तो इसमें लड़के भी इंक्लूड हो जाते हैं और लड़कियां भी आ जाती हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो ये अभिकारक हमारा है, ये उत्पाद होगा। दोनों को अगर हम कॉमन वे में कहें तो इसे हम बोलेंगे अभिकर्मक कहा जाता है। अब बात आती है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसे कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब इसको हम समझते हैं कि सपोज दैट हमारा अभिकारक ये है और यह उत्पाद बी में परिवर्तित हो रहा है, तो कैसे परिवर्तित होगा, किस प्रकार से परिवर्तित होगा, इसी को इसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के दर में जानेंगे। इसमें जिसे बताया गया कि अभिक्रिया की दर की अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शंस की तो बोला जाता है अभिकारक की सांद्रता में एकांक सेकंड में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। और समय के साथ देखें तो अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अब कैसे, जैसे मान लिया गया ये अभिकारक है तो इसकी अगर हम प्रारंभिक मात्रा की बात करें तो इसकी प्रारंभिक मात्रा होती है C0 और T समय अगर इसको हम रिएक्शन होने के लिए छोड़ दें तो T समय बाद अगर हम इसके शेष मात्रा की बात करें तो इसकी शेष मात्रा आ जाती है CT। इस प्रकार से कहा गया कि एकांक सेकंड में अभिक्रिया की दर में होने वाला परिवर्तन मीन्स R इक्वल टू हो जाएगा CT माइनस C0।
सांद्रता में परिवर्तन मीन्स अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता अपान टाइम t हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि शुरू में अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है, यही अभिकारक टूटा होगा तब ये बची हुई मात्रा इसकी Ct कम हो गया। अब कम वाले में से अगर हम ज्यादा वाले को घटाएंगे तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो नेट रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा माइनस में आएगा। बहरहाल माइनस हमें ये बता रहा है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटेगी। माइनस हमें यहाँ ये नहीं बता रहा है कि अभिक्रिया की दर ऋणात्मक होती है। अभिक्रिया की दर तो धनात्मक होती है, लेकिन समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है, ये ऋण चिन्ह यहाँ व्यक्त कर रहा है। और यदि हम समय को अति सूक्ष्म ले लें, अति सूक्ष्म ले लिया जाए, अगर समय को अति सूक्ष्म लें तो हम t को बोल सकते हैं dt, और फिर यह a की सांद्रता में परिवर्तन है तो डिफरेंशियल के फॉर्म में इसे बोल सकते हैं dA। इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं R इक्वल टू हो जाएगा माइनस dCA अपान dt। इसका तात्पर्य क्या होगा, एकांक सेकंड में या सूक्ष्म समय में A की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन होगा, इसे हम बोलेंगे अभिक्रिया की दर। और यहाँ ऋण चिन्ह यह व्यक्त करेगा कि ये अभिकारक है और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटेगी, और उत्पाद की सांद्रता भी हम आगे देखेंगे समय के साथ बढ़ेगी। फिर बात आती है कि अगर इसकी हम बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या निकल के आ जाएगा। देखो सांद्रता का होता है मोल प्रति लीटर, तो मोल बटे लीटर हो जाएगा, और समय का होता है सेकेंड। इट मीन्स अगर इसको हम वन लाइन लाएं तो यह हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यह हमारे अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है। फिर बातें आती हैं कि अभिक्रिया की दर जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी अभिक्रिया की दर होती है यह हमें देखना होगा। तो अभिक्रिया की दर जो दो प्रकार की होती है, पहला होता है नंबर 1 सिद्धांतिक अभिक्रिया की दर। सिद्धांतिक अभिक्रिया की दर होती है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे थ्योरेटिकल अभिक्रिया की दर, थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन। थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन होता है। दूसरा हम बोलेंगे प्रायोगिक अभिक्रिया की दर। प्रायोगिक अभिक्रिया की दर, और प्रायोगिक अभिक्रिया की दर को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ अगर हम बात करें सिद्धांतिक की, तो सिद्धांत हमारा ये कहता है कि किसी भी विभाग का अगर कोई एक कर्मचारी भ्रष्ट हो जाए तो हम लोग की थीसिस तो यही कहती है कि सारे कर्मचारी भ्रष्ट होंगे। जैसे कहा जाए अभी बाहर से एक अंग्रेज यहाँ आए और आ करके अगर वह चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो हम क्या मानेंगे, जितने अंग्रेज होते हैं सब चोरी। ये सिद्धांत कर रहा, बट ये प्रयोग नहीं कहता है कि अगर एक आदमी बदनाम है या उस कास्ट का या उस समुदाय का तो सारे आदमी वैसे ही करप्ट या भ्रष्ट होंगे, ये जरूरी है। लेकिन थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन यही बताती है। अब इसके थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो हमारा डिफिनीशन क्या बनता है, किसी भी अभिकर्मक के अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकर्मक के सापेक्ष ज्ञात की जा सकती है, चाहे वह अभिकारक का अभिकारक के सापेक्ष हो, चाहे वह अभिकारक का उत्पाद के सापेक्ष हो, चाहे वह उत्पाद का ही उत्पाद के सापेक्ष हो। तो इस प्रकार से सिद्धांतिक अभिक्रिया की दर में बताया गया कि किसी भी अभिकर्मक के अभिक्रिया की दर
किसी भी अभिकर्मक के सापेक्ष ज्ञात की जा सकती है। जैसे सपोज करते हैं हमने एक रिएक्शन ले लिया A+2B और गिव्स आउट सपोज दैट ले लिया C+D। अब इसके लिए अगर हम अभिक्रिया की दर लिखें तो A के लिए हो जाएगा dCA/dt, लेकिन देखो अभिकारक है, साइन क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू इसके आगे ये कोफिशिएंट लगा हुआ है नंबर, इसलिए जो नंबर यहाँ तो नंबर नहीं लगा था तो हमने कुछ नहीं लिखा, वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन अगर यहाँ नंबर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2 अपान में चलाता है, और अभिकारक ही है तो यहाँ भी साइन क्या आ जाएगा माइनस। और बी के लिए लिखेंगे DCB, मतलब स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी इन स्मॉल टाइम dt हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम लिखें तो ये उत्पाद है, उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा dCC/dt हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हमारा उत्पाद है, इसके लिए भी हो जाएगा पॉजिटिव और dCD अपान हो जाएगा dt हो जाएगा। अब अगर देखें तो ये भी अभिकारक है माइनस, लेकिन अब ये पक्षांतर नहीं होगा, ये खाली देखने के लिए है और ये भी खाली देखने के लिए है, इसको पक्षांतर नहीं कर सकते। देखते हैं बड़े बड़े घरों में जैसे डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स रखे होते हैं, वो प्लास्टिक के खाली देखने के लिए शो पीस में होते हैं, लेकिन उसको खाया नहीं जा सकता। उसी तरीके से ये साइन माइनस प्लस तो हमको दिख रहे हैं, ये खाली इतना बता रहे हैं माइनस वाले अभिकारक हैं और प्लस वाले उत्पाद हैं, बट इसे हम पक्षांतर नहीं कर सकते हैं, और सभी की अभिक्रिया की दर एक दूसरे के बराबर होती है। अब चाहे अभिकारक का अभिकारक के सापेक्ष निकाल लो अभिक्रिया की दर, चाहे अभिकारक का उत्पाद के सापेक्ष निकाल लो, और चाहे उत्पाद का उत्पाद के सापेक्ष, क्योंकि सभी के अभिक्रिया की दर एक दूसरे के बराबर होती है। अब इसी प्रकार से हम अगर और लिखना सीखें तो सीख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के कि हाइबर बीस से अमोनिया फॉर्मेशन N2+3H2 और गिव्स आउट होता है 2NH3। अगर इसके लिए हमें लिखना हो कोई बात नहीं, सिंपल सा, ये अभिकारक है, इसके आगे कोई कोफिशिएंट दिया गया है, गुणांक है नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस, और dCN2/dt हो जाएगा, इक्वल टू ये भी अभिकारक है तो माइनस, ये 3 है तो 1/3, और dCH2 हो जाएगा dt हो जाएगा, इक्वल टू ये उत्पाद है प्लस, और इसके आगे कोफिशिएंट 2 है तो 1/2, और dCNH3 और अपान हो जाएगा dt हो जाएगा। अब किसी भी इसमें अभिकारक का चाहे अभिकारक के सापेक्ष निकालो, चाहे अभिकारक का उत्पाद के सापेक्ष निकालो, क्योंकि सभी के अभिक्रिया की दर एक दूसरे के बराबर हो जा रही है, इसलिए इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा जाता है प्रायोगिक अभिक्रिया की दर, लेकिन प्रायोगिक अभिक्रिया की दर को जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। प्रायोगिक अभिक्रिया की दर, प्रायोगिक अभिक्रिया की दर में हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? सपोज किया कि A+B और ये हो गया गिव्स आउट C हो गया। अब यहाँ सोचने की बात ये होगी कि C कैसे बना, तो ये कह रहा हमने अकेले बनाया और B कह रहा हमने अकेले बनाया। हम क्या देख रहे हैं कि लगता है दोनों ने मिलकर बनाया होगा, तो इसको एक्सपेरिमेंट से कंफर्म कर लेते हैं। कैसे? ये सपोज कर लिया सीरियल नंबर हो गया, ये कंसंट्रेशन ऑफ A ले लिया, ये कंसंट्रेशन ऑफ B ले लिया, और ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किसी भी का हम कंसंट्रेशन लेंगे तो ये माइनस में जाएगा, 10⁻⁻1 ले लो, 10⁻2 ले लो, 10⁻3 ले लो। ये सांद्रता जब भी देखेंगे तो ये ऋणात्मक में ही होगी, तो 10⁻2 सपोज कर लिया। इसका भी हमने कंसंट्रेशन 10⁻2 ही सपोज किया, तो हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन हमको मिल रहा है A। हमारी समझ में आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी क्लियर नहीं हुआ, हमने कहा B तुम रुके रहो भाई, A को हम बढ़ाते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई तो 1 है ही है, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और 10⁻2 इसको ठीक ऐसे ही रोक दिया गया।
तब देखा गया जब ये 2 टाइम्स किया तो आ गया 2a। लग तो रहा है कि जितने गुना हम इसको बढ़ा रहे हैं उतने गुना यह क्रिया की दर बढ़ रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अभी एक बार और चेक कर लेते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में जब हमने इसको 3 टाइम्स किया और ये ऐसे ही रहा तो ये हमारा कितना आ गया 3a। क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो R हमारा दिया गया है, अभी इसको नोट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा R दिया गया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A के हो गया। क्योंकि देखो जब 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो 2 गुना हो गया, जब 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 3 गुना हो गया। अब कह रहे हैं भाई A तुम रुक जाओ, अब हम B को बढ़ा के देखते हैं तो इसके कंसंट्रेशंस को हमने 10⁻⁻2 पर फिक्स कर दिया। अब इसके कंसंट्रेशंस को हम 2 × 10⁻⁻2 किया। देख रहे हैं 2 गुना बढ़ाया तब तक आ गया ये 4a। इसके मतलब स्क्वायर में चल रहा, क्लियर हो रहा। यकीन नहीं हुआ, 5th एक्सपेरिमेंट में हमने एक बार इसको और कहा रुक जाओ और इसको हमने 3 टाइम्स कर दिया तो देखा 3 3 जा हो गया 9a। इट मीन्स ये स्क्वायर में चल रहा। ये हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये हमें क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो R है ये A के कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और B के कंसंट्रेशंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों को हम एक में मिला दें तो हम ये कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशंस ऑफ A इंटू कंसंट्रेशंस ऑफ B का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जब भी यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो कोई ना कोई नेतांक लगाना होता है। यह हमारा हो जाएगा R = K CA और CB का स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं अभिक्रिया दर समीकरण कहा जाता है। यह हमारा होता है अभिक्रिया दर समीकरण हो जाता है। इसे हम अभिक्रिया वेग समीकरण भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम K को क्या बोलेंगे, ये तो हमारा R कहलाएगा अभिक्रिया दर, या इसी को हम बोल सकते हैं अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं, अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं। और यह हमारा हो जाएगा अभिक्रिया दर स्थिरांक, अभिक्रिया दर स्थिरांक, या इसे हम बोल सकते हैं वेग स्थिरांक भी इसको कह सकते हैं कि हमारा होता है वेग स्थिरांक होता है। अब इसमें हम कंडीशन से लेते हैं कि अगर हम अभिकारकों की सांद्रता को एकांक कर दें, एकांक करने मतलब 1 कर दिया जाए, कि अगर ये हमारा हो जाता है कि CA = 1 एंड CB = भी हमने 1 कर दिया। अगर दोनों 1 हो जाएगा 1 1 तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 1 का इंटू करेंगे 1, 1 को K से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा R = K। इसे हम बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया दर। इसे बोलेंगे अब हम विशिष्ट अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर, या K को हम बोलेंगे विशिष्ट अभिक्रिया दर स्थिरांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने अभिक्रिया की दर। अभी अगर हमें अभिक्रिया की कोटि देखनी होगी, आणविकता देखनी होगी, तो इसको देखने के लिए हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और ये समझ में आ रहा हो तो सरल भाषा में वीडियो देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।